Good afternoon, class. Today we are going to start your new chapter, gravitational force. हमने प्रीवियस चैप्टर में फोर्स के बारे में पढ़ा था, फोर्स, लॉज ऑफ मोशन. ग्रेविटेशनल भी एक फोर्स है, लेकिन ये उस फोर्स से डिफरेंस है. हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में. आपने कहानी सुनी होगी न्यूटन वाली. सर इसाक न्यूटन जो है एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनके ऊपर एक एप्पल आकर गिरा था. तो उन्होंने सोचा कि ये एप्पल मेरे ऊपर ही आकर क्यों गिरा, ये एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया. ये स्टोरी काफ़ी फेमस है एप्पल वाली. जो कहते हैं अगर एप्पल नहीं गिरा होता उस दिन तो सर इसाक न्यूटन जो थे वो ऐसी थ्योरी कभी नहीं देते. तो उस दिन क्या उन्होंने कंक्लूड किया इससे कि ये जो एप्पल था ये पेड़ से टूटने के बाद ग्राउंड के ऊपर ही आके क्यों गिरा, ये ग्राउंड से ऊपर क्यों नहीं गया. मतलब ये जो सेब था ये नीचे आके क्यों गिरा, और जो ये बारिश आती है वो नीचे आके क्यों गिरती है. तो इन सब के बारे में न्यूटन ने डिस्कस किया, स्टडी किया, उन्होंने कुछ बताया. तो उन्होंने फोर्स बताया अलग से, जिसका नाम दिया उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स. ए फोर्स दैट एक्ट्स ऑन ए बॉडी मूविंग a circular path and is devoted towards the center around which the body is moving. इसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. ये एक और फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स. इसके बारे में जानना भी काफ़ी ज़रूरी है. सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ काम आता है, जब भी आप किसी बॉडी को मोशन में देखेंगे एक सर्कुलर मोशन में, तो वहाँ कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा होगा हमेशा, सेंट्रीपिटल फोर्स. हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है. द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सेंटर. जो अर्थ जो है हमारी वो अट्रैक्ट करती है सभी ऑब्जेक्ट्स को टुवर्ड द सेंटर, अपने सेंटर की ओर. उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स. और अर्थ की ग्रेविटी कि हम जो अर्थ के ऊपर खड़े हुए हैं और हम जो अर्थ के ऊपर स्टैंड किए हुए हैं, किसकी वजह से, हमारे अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ की. तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सेंटर. कि जिस फोर्स से अर्थ ने हमें अट्रैक्ट किया हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स. न्यूटन ने क्या बताया फिर, उन्होंने और स्टडी किया आगे कि ओनली हमारे बीच और अर्थ के बीच में ही नहीं, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट मतलब आप भी ऑब्जेक्ट हैं, हम भी ऑब्जेक्ट हैं, इन सभी के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स है. एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट. कि हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है. कि हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब आप भी ऑब्जेक्ट हैं और आपका कोई दोस्त है वो भी ऑब्जेक्ट है, तो आप दोनों के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ऐसा कहा न्यूटन ने. लेकिन आप आपस में अट्रैक्ट होते हो, नहीं होते. उसका क्या रीज़न है कि उन्होंने जो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया, क्या बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लार्ज मासेस के ऊपर ही अप्लाई होता है. बाकी हमारे ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, लेकिन वो काफ़ी स्मॉल होता है. क्यों, हमारा मास जो है वो काफ़ी कम है. अब जैसे मान लीजिए एक अर्थ के ऊपर दो स्टोन है छोटे छोटे, ये ग्राउंड है, ये ठीक है, ये अर्थ है. ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स के, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, मतलब ये दोनों आपस में मिल जाने चाहिए. लेकिन आपने कभी देखा है कि दो पत्थर रखे हुए कभी मिल जाएं, ऐसा क्यों, कि इन पत्थरों का जो मास है वो काफ़ी कम है. अब यहाँ पे ग्राउंड है, ऊपर एक स्टोन है. ये ग्राउंड क्या है, अर्थ है. कंप्लीट अगर मैं ड्रॉ करूँ ये अर्थ बनेगी, ये ऊपर एक स्टोन है. अब मैं स्टोन को छोड़ दूँ तो स्टोन अट्रैक्ट हो जाएगा अर्थ की तरफ, ऐसा क्यों. अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लग रहा है स्टोन और अर्थ के ऊपर. स्टोन का मास कम है मान लिया हमने, लेकिन अर्थ का मास कितना ज़्यादा है आप सोच भी नहीं सकते. तो यहाँ पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और अर्थ ने इसको अट्रैक्ट कर लिया. क्यों, यहाँ पर मास ज़्यादा हो गया. यहाँ पर अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे थे, यहाँ पर मास जो है काफ़ी कम है. ऐसा ही फिर न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ दे दिया ग्रेविटेशन का. क्या बताया, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास m1 m2 है, उनके बीच का डिस्टेंस है r डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का, सेंटर से लेकर यहाँ तक का, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है r.
उन्होंने क्या बताया, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा इन दोनों के बीच में, वो कितना होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के मास के मल्टीप्लाई के ऊपर। जैसे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा r स्क्वायर के ऊपर, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के ऊपर। इन दोनों को इसने मिला दिया, इन्वर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इन्होंने क्या लिखा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 क्रॉस m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। और यहाँ पर साइन हटा, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इन्होंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगा दिया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है, और कितनी फिक्स है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी फिक्स है, जी की, न्यूटन तो है फोर्स की वैल्यू, जी की हम ऐसा यूनिट फाइंड करेंगे, भी आपको दिखाते हैं। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर क्या है, इस जी जो है कांस्टेंट उसकी ऐसा यूनिट, और वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, तो आपको समझ आया फोर्स कितना होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर मल्टीप्लाई में g। अब मैंने क्या बताया था, पहले दो स्टोन के बीच का अगर निकालूं तो m1 m2 दोनों का ही बहुत कम हो जाएगा, तो फोर्स कम हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं अर्थ के मास की, तो वो m जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। m कोई सा भी अगर m1 या m2 में से कोई सा भी m बड़ा हो जाए तो फोर्स भी अपना बड़ा हो जाएगा। तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो स्टडी करते हैं मेनली प्लैनेट्स के बारे में, क्योंकि उनका मास जो है बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम ह्यूमन बीइंग या फिर कुछ छोटे मोटे ऑब्जेक्ट की बात करें तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी कम होगा, जिसको हम स्टडी नहीं कर पाएंगे अच्छे से। फिर हम देखते हैं जी की वैल्यू, जी की यूनिट कैसे निकालेंगे। आपने जी को यहाँ रखा, F इंटू आर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जी की वैल्यू फाइंड करी, F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय m इंटू m1 इंटू m2। F क्या होता है, न्यूटन, आपने लिखा न्यूटन। आर स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, किलोग्राम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय किलोग्राम। ठीक है, और जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फाइंड की हुई है, वो आप फाइंड नहीं कर सकते, वो आपको ओनली याद ही करनी पड़ेगी। कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और यूनिट आपने देख लिया यहाँ से, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय kg स्क्वायर। फोर्स की न्यूटन होती है, मास की kg होती है, डिस्टेंस की मीटर होती है, और जी की आपने वैल्यू फाइंड कर ली। सेम यहाँ पे वही एग्जांपल दिया हुआ है कि ये दोनों बॉल है आपस में, एक 1 kg की, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट क्यों नहीं करती, क्यों, इनका मास जो है काफ़ी स्मॉल है। ठीक है, अब आप न्यूमेरिकल्स में जो यूज़ करेंगे, वो जो अर्थ का मास है वो यूज़ करेंगे 6 इंटू 10⁻24 kg, ये आपको याद कर लेना है। जी की वैल्यू आपको याद कर लेनी है, और हमारे अर्थ की रेडियस भी आपको याद कर लेना है, 6.4 इंटू 10⁻3 किलोमीटर। और आप क्वेश्चन जब सोल्व करोगे तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के बाद करोगे, क्यों, क्योंकि आपने जो यहाँ पे यूनिट निकालते हो हमेशा मीटर में निकालते हो, तो क्या हो जाएगा, आप पहले इसको मीटर में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। जी की वैल्यू कांस्टेंट है, और अर्थ का मास आपको याद करना है, क्योंकि अधिकतर न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू जो है यूज़ होंगी। सैम्पल प्रॉब्लम 1 और सैम्पल प्रॉब्लम 2 आप डिस्कस कर लेना। 2 हम देखते हैं, हमारे पास अर्थ का मास गिवन है और मून का मास गिवन है। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है, फोर्स फाइंड करना है, m1 गिवन है, m2 गिवन है, और r भी गिवन है, और जी की वैल्यू पता ही आपको कांस्टेंट है, f फाइंड करना है, सिंपल। लेकिन आपने क्या देखा कि डिस्टेंस को मीटर में नहीं, पहले आपको किलोमीटर में, तो आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो आपने सिंपल रख के क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, आपने f की वैल्यू फाइंड कर ली। फोर्स हमेशा न्यूटन में आता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम कहाँ पढ़ते हैं, मेनली प्लैनेट्स के बारे में, मतलब जो प्लैनेट्स का जो प्लैनेट्स जो होते हैं, जो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, किस फोर्स की वजह से करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और वहाँ कौन सा फोर्स होता है, जब गोल गोल घूमता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ हल्का हल्का अप्लाई होता है। इसके बाद न्यूटन्स ने प्लैनेट के अंदर, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, हमारे यूनिवर्स के अंदर इस फोर्स को स्टडी किया। उस न्यूटन से पहले एक केपलर साइंटिस्ट थे, जिन्होंने हमारे जो
प्लैनेट्स हैं इनके मोशन के बारे में कुछ लॉज दिए थे जिन्हें हम बोलते हैं केपलर्स लॉज ऑफ मोशन। उन्हें हम कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको ग्रेविटेशनल फोर्स की डेरिवेशन याद होनी चाहिए, इन सभी की वैल्यू, जी की वैल्यू, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, जो ये कांस्टेंट वैल्यू है ये आप याद कर लेना। बाकी क्वेश्चन से मिल जाएंगे लेकिन आप याद कर लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। 2 सैम्पल प्रॉब्लम है, ये दोनों आपको सोल्व करनी होंगी। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।